हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम एनसीईआरटी का लेसन नंबर 6 का रोटी और टोकरी, जो कि हिस्ट्री के ही चैप्टर है, हिस्ट्री के अंदर, तो इसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th का। आइए जरा अटलांटिक के पार अमेरिका चलें। तो यहाँ पर बताया गया अमेरिका की बात। यहाँ देखते हैं कि यहाँ आधुनिक खेती का विकास कैसे हुआ, किस तरह अमेरिका दुनिया की रोटी की टोकरी बनकर उभरा। तो अमेरिका को ही क्या है, रोटी की टोकरी कहा गया, ब्रेड बास्केट। इन बदलावों का अमेरिका के ग्रामीणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जब 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में साझा जमीन को बड़ा बंद किया जा रहा था, उस समय अमेरिका में बड़े पैमाने पर स्थायी खेती का विकास नहीं हुआ था। यहाँ 80 करोड़ एकड़ भूमि पर जंगल थे और 60 करोड़ एकड़ भूमि पर सिर्फ घास उगती थी। चित्र नंबर 5 से आप उस समय की प्राकृतिक हरियाली के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक मैप है जहाँ पर पूरा ग्रीन ग्रीन जो है अमेरिका दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, वन वगैरह है। तो यहाँ पर देखते हैं उस समय अमेरिकी भूदृश्य पर ज़्यादातर हिस्सों अमेरिका के नियंत्रण में नहीं था। 1780 के दशक तक श्वेत अमेरिकी बसावट पूर्वी तट की एक छोटी संकीर्ण पट्टी तक ही सीमित थी। अगर आप उस समय अमेरिका के सैर पर निकलें तो आपको जगह जगह अमेरिका के मूल निवासियों के बड़े बड़े समूह मिलते। उनमें से कुछ घुमंतू थे और कुछ स्थायी रूप से रहने वाले थे। बहुत सारे समूह सिर्फ शिकार करते, खाद्य पदार्थ बीनकर, मछलियाँ पकड़कर गुजारा किया करते थे, जबकि कुछ मक्का, फलियों, तंबाकू और कुम्हड़े की खेती किया करते थे। तो कुम्हड़े वही कद्दू। अन्य जंगली जंगली लोग पशुओं को पकड़ने में माहिर हुआ करते थे और 16वीं सदी से ही बनबिलाव का फर जो है यूरोपीय व्यापारियों को बेचा करते थे। तो बनबिलाव का जो फर है वो यूरोपीय व्यापारियों को बेचा करते थे। अब यहाँ पर जो बताया गया है वो 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न कबीलों की अवस्थिति को दर्शाया गया है। तो चित्र इसमें देखते हैं अमेरिका में जंगल और घास के मैदानों की स्थिति। तो एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका से ये प्रकाशित है। जंगलों का करीब आधा और घास के मैदानों का 1/3 हिस्सा जो है खेती के लिए साफ किया गया। मानचित्र से आप 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में अमेरिका के विभिन्न मूल कबीलों के निवास क्षेत्रों को भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और मैप है। तो ये जो है खेतीहर क्षेत्रों की स्थिति बता रहा है। यहाँ पर गेहूं और मक्का की है, पट्टे की पट्टी, यहाँ सूखी घास है, चारागाह इलाका है, ग्रेट प्लेसेंट है, रॉकी पर्वतमालाएं हैं। तो इस तरह से आगे देखते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भूदृश्य जो है पूरी तरह बदल चुका था। श्वेत जो हैं अमेरिकी पश्चिम की ओर फैल गए थे और उन्होंने वहाँ की ज़मीन को कृषि योग्य बना लिया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने मूल कबीलों को उनकी जगहों से विस्थापित करके अलग अलग खेतीहर इलाके बना लिए गए थे। कृषि उत्पादन के विश्व बाजार में अमेरिका की तूती बोलने लगी थी। ये परिवर्तन कैसे हुआ? अमेरिका में बसने वाले ये नए लोग कौन थे? खेती के इस प्रसार से अमेरिका के मूल निवासी यानी इंडियन मूल के कबीलाई समुदायों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पश्चिम की ओर प्रसार तथा गेहूं की खेती। तो अमेरिका में कृषि विस्तार का संबंध श्वेतों के पश्चिमी क्षेत्र में जाकर बसने से गहरे रूप से जुड़ा है। 1775 में से लेकर 1783 तक चले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन के बाद श्वेत अमेरिकी
पश्चिमी इलाकों को पश्चिमी इलाकों की तरफ बढ़ने लगे। टॉमस जेफरसन के 1800 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने तक लगभग 7 लाख जो हैं श्वेत थे। दर्रों के रास्ते अपलेशियन पठारी क्षेत्र में जाकर बस चुके थे। पूर्वी तट से देखने पर अमेरिका संभावनाओं से भरा दिखता था। वहाँ के बयावनों को कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता था। जंगल से इमारती लकड़ी का निर्यात किया जा सकता था। खाल के लिए पशुओं का शिकार किया जा सकता था और पहाड़ियों से सोने और खनिज पदार्थों का दोहन किया जा सकता था। लेकिन इसका मतलब था कि पहले यहाँ के अश्वेत निवासियों को निकाल कर क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1800 के बाद के दशकों में औपचारिक नीति बनाकर अमेरिकी इंडियनों को पहले मिसिसिपी नदी के पार और बाद में और भी पश्चिम की तरह खदेड़ना शुरू किया। इस प्रक्रिया में कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं, मूल निवासियों का जनसंहार किया गया और उनके अनेक गांव जला दिए गए। इंडियनों ने प्रतिशोध किया, कई लड़ाइयों में जीते थे, लेकिन अंततः उन्हें समझौता संधियां करनी पड़ी और अपना घर बार छोड़कर पश्चिम की ओर कूच करना पड़ा। मूल निवासियों की जगहों पर नए निवासी बसने लगे। प्रवासियों की लहर पर लहर आती गई। 18वीं शताब्दी के पहले दशक तक ये प्रवासी जो है अपलेशियन पठार में बस चुके थे और 1820 से लेकर 1850 के बीच उन्होंने मिसिसिपी की घाटी में भी पैर जमा लिए। उन्होंने जंगलों को काट जलाकर ठूंठ उखाड़कर खेत और घर बना लिए गए। फिर उन्होंने बाकी जंगलों का सफाया करके बाड़े लगा दी। इस ज़मीन पर मक्का और गेहूं की खेती की जाने लगी। तो किस प्रकार से जो पुराने लोग थे उनको हटाकर जो है नए लोग यहाँ पर बसना स्टार्ट हो गए। शुरुआती वर्षों में उस उर्वरक ज़मीन पर किसानों ने अच्छी फसलें पैदा की। जैसे ही एक ज़मीन की पैदावार घट जाती, किसान बेहतर ज़मीन की तलाश में नई जगह चले जाते। मिसिसिपी नदी के पार स्थित विशालकाय मैदानों में प्रवासी आबादी का प्रसार 1860 के बाद की घटना है। बाद के दशकों में यह समूचा क्षेत्र जो है अमेरिका के गेहूं उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र बन गया। तो यहाँ पर एक नया शब्द है सांड, मतलब घास और मिट्टी से निर्मित एक घर, जो कि इस पिक्चर में जो क्या है दिखाया गया है। आगे देखते हैं। जब जरा गेहूं उत्पादन किसानों के बारे में कुछ विस्तार से बात की जाए तो देखा जाए कि इन किसानों ने किस तरह घास के मैदानों को अमेरिका की रोटी की टोकरी में तब्दील कर दिया। तो ये सब देखते हैं। गेहूं उत्पादक किसान, तो यहाँ पर छुट्टी की दोपहर को सुस्ताए किसान परिवार, तो यहाँ धूप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पिक्चर है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका के गेहूं उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। इस दौरान अमेरिका की शहरी आबादी बढ़ती जा रही थी और निर्यात बाजार भी दिनों दिन फैलता जा रहा था। मांग बढ़ने के साथ गेहूं के दामों में भी उछाल आ रहा था। इससे उत्पादित होकर किसान गेहूं उगाने की तरफ झुकने लगे। रेलवे के प्रसार से खाद्यान्नों को गेहूं उत्पादन क्षेत्र से निर्यात के लिए पूर्वी तट पर ले जाना आसान हो गया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक गेहूं की मांग और भी वृद्धि हुई तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खेती के विश्व बाजार में भारी उछाल आया। रूसी गेहूं की आपूर्ति पर रोक लगाने के बाद गेहूं के लिए यूरोप जो है अमेरिका पर ही आश्रित था। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने किसानों से वक्त की पुकार सुनने का आह्वान किया। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जग जिताएगा। तो इस तरह से जो है ये जो कथन है किसने कहा था? राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया, इसको याद रखेंगे। आगे है 1910 में अमेरिका की 4.5 करोड़ एकड़ जमीन पर गेहूं की खेती की जा रही थी। 9 साल बाद गेहूं उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़कर 7.4 करोड़ यानी कि
एकड़ यानी कि लगभग 65% ज़्यादा हो गया था, जिसमें से ज़्यादातर जो है वृद्धि विशाल मैदानों में हुई थी, जहां नित्य नए क्षेत्रों को जोता जा रहा था। गेहूं उत्पादन बहुधा बड़े किसानों के कब्जे में था। बड़े किसानों के पास तो 2-3 हजार एकड़ जमीन पर होती थी। तो सचल हल है, ये हल का एक यहाँ पर पिक्चर है, उस समय यूज़ हुआ करता था। आगे देखते हैं, गेहूं उत्पादन में हुई इस विलक्षण वृद्धि नई तकनीक का परिणाम थी। 19वीं शताब्दी में नए प्रवासी जैसे कि नई जमीन को अपने कब्जे में लेते थे, वैसे वैसे उन्होंने नई ज़रूरतों के मुताबिक अपने तकनीक में भी बदलाव किए। जब वे लोग मध्य पश्चिम के घास के मैदानों में पहुंचे तो उनके वे साधारण हल जो है बेकार हो चुके थे, जिनका वे पूर्वी तट पर इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ के मैदान घनी घास से ढके थे, जिनकी जड़ें बहुत गहरी हुआ करती थी। इस सख्त जमीन को तोड़ने के लिए कई तरह के हल विकसित किए गए। स्थानीय स्तरों पर विकसित इन हलों के कुछ हल जो है 12 फुट लंबे हुआ करते थे। इन हलों का अगला हिस्सा जो है छोटे छोटे पहियों पर टिका हुआ करता था, जैसे कि इसमें देखा गया है। आगे हैं, इन्हें 6 बैल या घोड़े खींचा करते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विशाल मैदानी क्षेत्र के किसान इस सख्त जमीन को ट्रैक्टर या डिस्क हलों की मदद से गेहूं की खेती करने के लिए तैयारी में जुट गए। फसल पकने के बाद उसकी कटाई का नंबर आता था। 1830 से पहले फसल कटाई के लिए हंसिए का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक ऐसा, तो ये था कुछ इस तरह से जो है, यहाँ पर क्या है, हंसिया है जो कि फसल काटने के काम आते थे। तो यहाँ पर क्या है, लोगों को बैठकर नहीं, खड़े खड़े क्या है, ये लोग काटा करते थे। और यहाँ पर एक पिक्चर है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है घोड़े जो है हमारे यहाँ इंडिया में जो है उस पुराने समय में बैल हुआ करते थे, तो ये लोग जो है घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे हैं, अब यहाँ पर ड्रिल मशीन और ट्रैक्टरों द्वारा बीजों की रोपाई यहाँ पर हो रही है इस वाले में। और ये भी क्या है, उत्तरी डाकोट के विशाल मैदान में ज़मीन की सफाई हो रही है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर ट्रैक्टर की मदद से सफाई की जा रही है इतने बड़े खेत को। और ये देखिए यहाँ पर जो है घास के मैदान हो यहाँ पर है। आगे देखते हैं, जैसे सैकड़ों स्त्री पुरुष जो है एक साथ लगकर काम किया करते थे। तो पिक्चर में हमने देखा था बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन 1831 में साइरस मैकामिक्स ने एक ऐसे औजार का आविष्कार किया जो एक ही दिन में इतना सारा काम कर सकते थे। मतलब अब यहाँ पर औजार जो हैं, पहले तो ऐसे थे बहुत दिनों तक काम करने वाले औजार बनाए गए। फिर क्या है, एक ऐसे औजार बनाए गए जो कम काम में, वो कम समय में ज़्यादा काम कर सके। तो आज भी यही है कि पहले जो चीज़ें होती थी वो धीरे धीरे जो है बहुत टाइम टेकिंग हुआ करती थी। अब क्या है, आज के टाइम में जो टाइम टेकिंग है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आगे देखते हैं, इस समय 20वीं शताब्दी के शुरुआत होते होते अमेरिका में ज़्यादातर किसान जो है फसल काटने के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर का इस्तेमाल करने लगे थे। ये बात हो रही है 1831 में। इन मशीनों की सहायता से 500 एकड़ के खेत की कटाई का काम सिर्फ 2 सप्ताह में ही निपटाया जा सकता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 एकड़ के खेत की जो है कटाई सिर्फ 2 हफ्ते में क्या हो जाता था, निपटाया जा सकता था। विशाल मैदानों के अमीर किसानों के लिए यह मशीन बहुत महत्वपूर्ण बन गई थी। गेहूं के दाम आसमान छू रहे थे, उनकी मांग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इन मशीनों से ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर फसल काटने, ठूठ निकालने, घास हटाने और ज़मीन को दोबारा खेतों के लिए तैयार करने का बहुत आसान हो गया था। यह सारा काम जो है मशीनें बहुत जल्दी कर डालती थी। इसके लिए मानव श्रम की भी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विद्युत से चलने वाली ये मशीनों इतनी उपयोगी थी कि इनकी सहायता से सिर्फ 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 एकड़ भूमि जो है
फसल पैदा कर सकते थे। अब गरीब जनता की दशा देखते हैं तो गरीब किसानों के लिए ये मशीनें जो है बर्बादी बन गई थी। बहुत सारे किसानों ने इन मशीनों को इस उम्मीद के साथ खरीदा था कि गेहूं के दामों में पहले जैसी तेजी बनी रहेगी। इन किसानों को बैंक आसानी से ऋण दे देंगे, लेकिन ऋण को चुकाना मुश्किल काम होता था। ऋण अदा न कर पाने की स्थिति में बहुत सारे किसानों को अपनी ज़मीन से ही हाथ धोना पड़ जाता था और इसका मतलब होता था कि काम की नए सिरे से तलाश। लेकिन इस काल में रोजगार बहुत मुश्किल से मिल पाता था। बिजली चालित मशीनों के आगमन से मजदूरों की ज़रूरत काफ़ी कम हो गई थी। इसके साथ ही 1920 के दशक के मध्य तक 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों की आर्थिक खेती आर्थिक तेजी क्या हो गई थी, ख़त्म हो चली थी। महायुद्ध के उपरांत उत्पादन की हालत ये हो गई थी कि बाजार गेहूं में अटा पड़ा रहता था, लेकिन ढूंढे नहीं मिलते थे। ज़्यादातर किसानों के लिए संकट का समय था। गेहूं के भंडार बढ़ते जा रहे थे, गोदामों में खाद्यान्न भरा रहता था। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि गोदाम में रखे खाद्यान्न को पशुओं को खिलाया जा रहा था। गेहूं के दाम गिरने से आयात बढ़ता ढह गया। 1930 के दशक की जिस महामंदी का असर जिक्र हम करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि में यही परिस्थितियां काम कर रही थीं। इस मंदी का असर हर जगह दिखाई पड़ रहा था। अब रोटी की टोकरी से रेत के कटोरे तक, तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे रोटी की टोकरी बना हुआ था अमेरिका और फिर कैसे रेत के कटोरे में तब्दील हो गया। विशाल मैदानों में गेहूं की सघन खेती से कई समस्याएं पैदा हो गई थीं। 1930 के दशक तक दक्षिण के मैदानों से रेतीले तूफान आने शुरू हो गए। इन तूफानों की ऊंचाई जो है 7,000 से लेके 8,000 फीट हुआ करते थे। गंदले कीचड़ की शक्ल में आने वाले इन तूफानों से चौतरफा तबाही फैल जाती थी। 1930 का दशक इन तूफानों से आक्रांत रहता था। इस पूरे काल में ऐसा कोई दिन या वर्ष नहीं रहा जब रेतीले तूफानों ने तबाही ना मचाई गई हो। तो कुछ तबाही जो है इस पिक्चर के माध्यम से हम देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर देखो, यहाँ पर जो है रेत में क्या है धंस जाता है, पशु और ये सब जानवर तिल तिल के मर रहे हैं। आगे देखते हैं। रेत के ये तूफान शहरों और खेतों को चारों ओर से घेर लेते थे। तूफान के कारण सब कुछ अंधकारमय हो जाता था। फेफड़ों में धूल और कीचड़ भरने से पशु भारी संख्या में मरने लग गए थे। रेतीली तूफानों से खेत पटे जाया करते थे, उनकी मेड़ रेत में गुम हो जाती थी। यह रेत नदी की सतह पर इस कदर जम हो गई कि मछलियां सांस लेना क्या हो गई, दूभर हो गया उनको। मैदानों में हर तरफ चिड़ियों और पशुओं की हड्डियां बिखरी दिखाई देती थी। 1920 के दशक में गेहूं के उत्पादन में क्रांति लाने वाले ट्रैक्टर और मशीनें अब रेत के ढेरों में फंसकर बेकार हो गई थी, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा। ये मशीनें इस हद तक बेकार हो चुकी थी कि उन्हें मरम्मत भी नहीं की जा सकती थी। आगे है। अब इस तबाही के कारण जो है 1930 के दशक के आरंभिक वर्षों में पड़ने वाला सूखा था। कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण तापमान बढ़ जाता है, लेकिन रेत के ये सामान्य तूफान काले भयावह तूफान का रूप इसलिए ले सके क्योंकि ज़मीन के एक विशाल हिस्से पर लगातार जो है खेती करने के कारण ज़मीन की ऊपरी परत जो है काफ़ी हद तक टूट गई थी। उस पर घास का नामो निशान नहीं बचा था। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में गेहूं पैदा करने वाले किसानों ने जमीन के हर संभव हिस्से में घास साफ कर डाली। ये किसान ट्रैक्टरों की सहायता से उस जमीन को गेहूं की खेती के लिए तैयार कर रहे थे। रेतीले तूफान इस असंतुलन से पैदा हुए थे। तो जो ज़्यादा जो चीज़ जिस हिसाब से जैसे घास है, तो अगर हम उसको पूरा हटा देंगे तो क्या है, यहाँ पर हमको एग्जाम्पल मिलता है कि उस चीज़ में क्या बदलाव हो सकते हैं, असंतुलन पैदा हो सकता है। ये सारा क्षेत्र जो है रेत के एक विशाल काय कटोरे में बदल जाता है। तो पहले जब बड़े बड़े घास के मैदान होते थे, उसको हमने फसलों के लिए साफ किया, तो फिर बाद में क्या है, ये
रेत के उसमें कटोरे में बदल जाता है, यानी खुशहाली का सपना एक डरावनी हकीकत बन जाता है। तो यहाँ पर हमको सचेत रहना है इन फ्यूचर के लिए। प्रवासियों को लगता था कि ये सारी ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर उसे गेहूं की लहराती फसल में बदल डालेंगे और करोड़ों में खेलेंगे। ऐसा जो है अमीर किसान जो है उस समय सोचा करते थे। लेकिन 30 के दशक में उन्हें इस बात समझ आ गई कि वातावरण के संतुलन का सम्मान कितना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। अब ये कुछ अलग है कि भारतीय किसान और अफीम की खेती। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।